नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात आग के आतंक की करेंगे। दरअसल पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के वन विभाग इलाके में अज्ञात कारणों से आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग ने करीब 2 किलोमीटर के दायरे को अपनी जद में लिया है। हालांकि सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़े मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर विकराल रूप ले चुकी थी ये आग, लेकिन सही वक्त पर दमकल यहां पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और फिलहाल आग लगने के क्या कारण हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं उस भयावह मंजर की है जब यह आग विकराल रूप लेती गई। और तस्वीरें हैं पाली औद्योगिक थाना क्षेत्र के वन विभाग इलाके की, जहां अज्ञात कारणों से यह आग लगी और आग ने करीब 2 किलोमीटर के दायरे को अपनी जद में लिया। और चलिए अब बात स्वाइन फ्लू की करेंगे। ये ऐसी बीमारी बन गई है जिसकी दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, तभी सरकार के दावों का दम निकल रहा है और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 84 लोगों ने तोड़ा दम। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 2000 के पार। विभाग में मचा हड़कंप। जिस स्वाइन फ्लू को सूबे के चिकित्सा मंत्री मौसमी बीमारी बताते नहीं थकते, वो लाइलाज साबित हो रहा है। जानलेवा वायरस से निपटने में सरकार बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मौत के बढ़ते आंकड़े चिकित्सा विभाग के दावों की पोल खोल रहे हैं। तभी स्वाइन फ्लू से पिछले 1 महीने में 84 लोगों की जान जा चुकी है। 2000 से ज्यादा मरीजों में इस रोग के लक्षण पाए गए हैं। 90 के आसपास लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है ना। 89 का कल रात तक का आंकड़ा था। 90 के आसपास की मृत्यु हो चुकी है और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऐसी मौतें होती रहती हैं। जहां सरकार को इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए था, वार फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए था, सब लोगों को, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों को भी साथ खड़ा करते, जागरण करते। जिन मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, उनकी और उनके परिजनों की हालत की आसानी से कल्पना की जा सकती है। हालत यह है कि मामूली से मामूली बीमारी में भी लोग बुरी तरह भयभीत हो जा रहे हैं। जांच के नाम पर निजी अस्पताल वाले चांदी कूट रहे हैं। आम आदमी खुद को बेबस पा रहा है और सरकार लाचार नजर आ रही है। और ये हाल तब जब गहलोत सरकार स्वाइन फ्लू पर गंभीरता दिखाती रही है। चिकित्सा अधिकारियों को इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करती रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर के दौरे पर हैं, पर हालात हैं कि सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। क्या इस जानलेवा वायरस से निपटने का कोई उपाय नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु शर्मा जिस स्वाइन फ्लू को मौसमी बीमारी बता रहे हैं, उसकी विदाई मौसम के साथ ही होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक जनता स्वाइन फ्लू का दंश झेलने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आपने देखा, आंकड़े बेहद भयावह आंकड़े हैं और ये विकराल रूप लेती जा रही है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, क्या सरकार इंतजार कर रही है कि कब वो हैट्रिक लगाएगी? ये पूरी तरह से नाकामी यहाँ नजर आ रही है सरकार की। देखिए अनिता, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से स्वाइन फ्लू का कहर इस साल बरपा है, इसको लगातार लेकर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है मॉनिटरिंग के लिए बैठकें आयोजित कर रहा है। और जो अधिकारी हैं उनसे जिस तरह से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि इसके कारणों में जब हमने तह में जाने की कोशिश की, हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि इस साल जो है शुरुआती समय में ही जो है इतने मरीज जो है मौत के घाट उतर चुके हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि इस बार वायरस जो है वो थोड़ा अलग तरह का जो है अपना बिहेवियर कर रहा है और कुछ पीक्स जो होते हैं वो 1-2 साल में इनका बिहेवियर देखने को मिलता है। ऐसा जो है 2015 में देखने को मिला, उसके बाद 2017 में था
लेकिन एक बार फिर जो है 2019 की शुरुआत में जनवरी की जो तेज सर्दी है उसमें इस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि 80 से ज्यादा मौतें जो हैं पूरे प्रदेश में अब तक हो चुकी हैं। और जहां तक बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयासों की, तो जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वे पश्चिमी राजस्थान का दौरा करके जयपुर में लौटे हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जहां भी कमियां देखी उसको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जोधपुर संभाग में जहाँ की सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं उसका कारण उन्होंने कहा कि वहाँ दूरी बहुत ज्यादा है और जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं वो काफी देरी से जो अस्पताल में पहुंचते हैं और इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य तब तक काफी बिगड़ चुका होता है और ऐसे में उन्हें बचाना काफी मुश्किल होता है। जी, लेकिन सचिन जी, कब तक इन बातों से पल्ला झाड़ा जाएगा कि ये मौसमी बीमारी है, ग्रामीण लोग जागरूक नहीं है, वक्त पर इलाज नहीं ले पा रहे? यहाँ पर कुछ तो कमी रही होगी कि इस तरह से ये आंकड़ा बेतरतीब तरीके से बढ़ता जा रहा है और इस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही। हाँ, देखिए अनीता, इस संबंध में जब हमने उनसे कहा तो उनका ये कहना था कि जहाँ दूरी अधिक है वहाँ उसके लिए हमने भी कहा उनसे कि जहाँ PHCs हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर चिकित्सकों की जो टीम मौजूद होनी चाहिए, जो चिकित्सा कर्मी या जो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पे मौजूद रहनी चाहिए। अगर वो नहीं है और अगर मरीज को पहुंचने में देरी होती है तो खुद विभाग की टीम जो है उनके घरों तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से देखें सर्वे और मॉनिटरिंग का काम जो शुरू किया गया विभाग की ओर से उसमें भी काफी देरी हुई है। देखा जाए तो पूरे जनवरी का महीना जब बीत चुका है तब उसके बाद तीसरे चौथे हफ्ते में जाकर के वो लोग सर्वे का काम शुरू कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे का काम हो रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ये बताता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो है शुरुआत में काफी लापरवाही रही। विभाग का कहीं ना कहीं जो रवैया था वो बहुत लापरवाहीपूर्ण था। उनको लगातार ये लगता रहा कि जिस तरह से हर साल स्वाइन फ्लू के जो आउटब्रेक्स होते हैं रूटीन में वैसे ही हैं और जो आक्रामकता है वो उसको शायद विभाग जो समझने में उसको भांपने में कहीं ना कहीं कमी रही है। जी सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो लापरवाही कहीं ना कहीं तो है, हालांकि यहाँ पर सरकार भी लाचार नजर आ रही है और बेबस आम आदमी जो है इसकी मौत का ग्रास जो बनता जा रहा है और जिस तरह से स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है उसका कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 84 मौतें अब तक स्वाइन फ्लू से प्रदेश में हो चुकी हैं। जिस आम आदमी के नाम पर पूरी व्यवस्था चलाई जा रही है उसमें गरीब का कोई पूर्ण सन्याल नहीं है। जी हां, तमाम दावों के बावजूद ओहदेदारों तक गरीब की गुहार नहीं पहुंचती। दौसा से ऐसी ही एक खबर आई है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, अगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है। 70 साल की बुजुर्ग गुलाब देवी की आंखों की रोशनी धुंधला चुकी है, फिर भी वह बच्चों की आइसक्रीम को सहारा देने वाली डंडी बनाने का काम करती है। इससे उसे सुकून तो मिल जाता है, पर वह अपनी अंधी विधवा बहू, पोता और खुद की पेट की आग को शांत नहीं कर पा रही। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद डंडी बनाने के काम से प्रतिदिन 15 रुपए ही मजदूरी मिलती है। सारा दिन में 3 किलो चिल्लू से रात में भी चिल्लू, दिन में भी चिल्लू, जब 15 रुपया पैदा है। और कोई सार को अड़ोसी पड़ोसी दे जा, कोई कुण दे जा, कोई। मेरे पापा जी की मौत 3-4 साल पहले हो गई थी। मेरे दादाजी बीमार थे, उनके पंखा उठा था, वो ख़त्म हो गए। उनके बाद मेरे पापा जी ख़त्म हो गए। पापा जी के बाद फिर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि गुलाब देवी ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश नहीं की। उसने पड़ोसियों के कहने पर नगर परिषद से लेकर कलेक्ट्रेट तक सब जगह चक्कर लगाए, लेकिन ना तो किसी ने बीपीएल में नाम जोड़ा और ना किसी दूसरी योजना में। हमको गेहूं नहीं मिलता और यहाँ के जा रहे जो भी पड़ोसी हैं वो आसपास के उन सबों को गेहूं मिलता है। हम कलेक्ट्रेट में चले गए, नगर पालिका में कागजों के लेके चले गए, पर वहाँ से गेहूं का वो चल ही नहीं हुआ। बामासा सब बस ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं। दौसा शहर के लालसोट रोड पर राजकीय अस्पताल के नजदीक रहने वाला दलित परिवार पीने के पानी को भी मुहताज है। गरीबों के लिए सरकार न जाने कितनी योजना बनाती है, कितना बजट जारी करती है, लेकिन धरातल की स्थिति पूरी तरह विपरीत है। यह एक दौसा का परिवार है, आज भी गरीबी का दंश झेल रहा है। इस घर में ना तो रसोई गैस है, ना बिजली का कनेक्शन है। इस परिवार को संभालते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने शायद इस परिवार की तरफ से नजरें फेर ली। ऐसे में न तो यहाँ पर 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है और न ही इस परिवार का बीपीएल में नाम दर्ज है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से ये परिवार बेबस है और दर दर की ठोकरें खाने के बाद मजबूर है 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष शर्मा दौसा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, बेहद ही दर्दनाक ये स्थिति है और शर्मनाक भी, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो दावे करती है उनको ठेंगा दिखाते हुए सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सरकार गरीबों के नाम से वोट लेती है, योजनाएं बनाती है, जब बजट जारी होते हैं तो गरीबों के नाम पे बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं। लेकिन जो ये हालात हमने आज देखे, इतने भयावह हालात कह सकते हैं, क्योंकि एक विधवा महिला है और उसकी विधवा बहू है, वो बहू भी पूरी तरह अंधी है और उसका एक पोता है। तीनों के तीनों परिवार में है, घर में कोई भी पुरुष मेंबर नहीं है, ऐसे में कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो ये महिला है 70 वर्ष की, ये जो आइसक्रीम की छींक होती है वो बनाती है और दिन भर के 15 रुपए कमाती है केवल। ऐसे में 15 रुपए में उसका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पड़ोसी उनको खाना खिलाते हैं, पानी तक भी पड़ोसी पिलाते हैं, क्योंकि दौसा में ग्राउंड वाटर नहीं है। ऐसे में पानी खरीद के पीना पड़ता है, तो पानी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में पड़ोसियों से पानी लेके ये पीते हैं। इस तरह के हालात यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात है, न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो गेहूं को मिलता है 2 रुपए किलो, करीब 50% लोगों को दौसा जिले में गेहूं मिलता है, लेकिन इस गरीब परिवार को वो गेहूं भी नहीं मिलता। ना इनका बीपीएल में नाम है। अगर बीपीएल में नाम हो तो इनको आवास भी मिले, अन्य सुविधाएं भी मिले, लेकिन इनका बीपीएल में भी नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या अधिकारियों के पास नहीं जाते, ये नगर परिषद में भी जाते हैं, कलेक्ट्रेट में भी जाते हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता। आशीष, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर से लौटूंगी। अभी हमारे साथ दौसा के एसडीएम डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शर्मा साहब, आपने ये स्थिति देखी कि ये परिवार किस दुर्दशा में जी रहा है। हालांकि सरकारी कई योजनाएं हैं जो शायद इनको लाभ पहुंचा सकती है, इन्होंने बहुत कोशिशें भी करी, लेकिन शायद जिस तरह से सरकारी कामकाज होता है इन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? जी, ऐसा है कि अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है जी, तो मेरे नोटिस में आया है जी। और निश्चित तौर पर अगर हमारे पास कोई इस तरह का आवेदन आता है और उसकी हम जो पात्रता की जांच करते हैं और अगर वो पात्र पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम उनको लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और देंगे ही। और चूंकि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो मैं बिल्कुल सुबह अपने अधिकारियों को भेज करके पता लगवाएंगे। जरूरी नहीं कि वो खुद आवेदन करें, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कार्मिक हैं, वो खुद उनके डोर स्टेप पे जाएंगे और उनसे भरवाएंगे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं जिसमें वो पात्र हैं उनका लाभ उनको निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल गोवर्धन जी, क्योंकि इन्होंने शायद बहुत कोशिशें करी, बीपीएल में भी जो लिस्ट है उसमें भी इनका नाम शामिल नहीं किया गया। तो ये वाकई में ये भी एक दुखद स्थिति है कि यहाँ पर जो परिवार 2 वक्त की रोटी की तलाश में, जहां पर उनके कोई मेल मेंबर नहीं है, एक छोटा बच्चा है, बहू है, वो भी देख नहीं सकती, तो ऐसे में शायद इनको बहुत ज्यादा मदद की दरकार है। और अगर आप ये आश्वासन दे रहे हैं तो हम ये माने कि इस परिवार को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। और मैं कल इसको पर्सनली दिखवाऊंगा, मेरी जरूरत होगी तो मैं खुद विजिट करूंगा और हमारे जो भी कार्मिक हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको बिल्कुल पाबंद किया जाएगा कि जो भी उनकी मदद हो सकती है, एक तो बिल्कुल तत्काल कोई मदद हो सकती है अंतरिम रूप से, और उसके बाद जो बीपीएल की जो अपील होती है, वो अपील का एक प्रोसीजर होता है, उसकी जांच होती है और वो हम तुरंत कल उसको प्रोसीड करके और आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पर जो ऐसे परिवारों के बारे में जो जानकारी आपने जुटाई है, बिल्कुल आप धन्यवाद के पात्र हैं। सुशासन देना हमारा निश्चित तौर पर लक्ष्य है, ऐसे लोगों तक पहुंच बनाना भी लक्ष्य है। कई बार ऐसा होता है कि एक गैप रह जाता है कि कोई उसका आवेदन नहीं आए या उसके बारे में हमें कोई जानकारी ना मिले, तो वो छूट जाते हैं। मैं कोई इसमें इनकार नहीं कर रहा, ये हो सकता है कि वो छूट रहा हो, बेनिफिट उसको नहीं मिल रहे हो, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे केसेज उसके आपके माध्यम से हमें पता चले, और कल मैं इसको पर्सनली लूंगा, जी आपको इंश्योर करता हूँ। जी गोवर्धन जी, आपका बहुत धन्यवाद और आपके इस पॉजिटिव रिस्पांस से शायद इस एक परिवार को बहुत राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि इस परिवार की जल्द से जल्द मदद की जाएगी। तो हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, एक जिस तरह की कोशिश, जिस तरह से आप इस परिवार के पास पहुंचे हैं और चैनल के माध्यम से ये खबर और उनकी जो दुखद स्थिति है वो जब सरकार के नुमाइंदों तक पहुंची है, तो अब शायद उनकी मदद हो पाएगी और उन्हें राहत यहां पर मिल पाएगी। धन्यवाद। और आपके जो भी स्थानीय संवाददाता हैं, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद। बिल्कुल, जो न्यूज 18 की जो पहल
आपके दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी मैडम, और मैं खुद इसको विजिट करूंगा। जी बहुत शुक्रिया गोवर्धन जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमसे बातचीत की और चर्चा की, और ये जो खबर है और ये जो स्थिति है इस परिवार की, इस परिवार को आप सामने लेकर आए और आपने इसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने आपने रखी, तो शायद इस परिवार को जल्द राहत मिले, यही हमारी उम्मीद है। चलिए अब बात जयपुर के सांगानेर की करते हैं, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यहां बंदूक की नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अब इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 5 लुटेरे कार से उतरते हैं और बेखौफ अंदाज में दुकान में घुस जाते हैं। इनमें से एक लुटेरा पिस्टल से गोली चलाता है तो बाकी बदमाश दुकान का सामान लूटने लगते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे पिस्टल के दम पर इन 5 लुटेरों ने दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। स्टोर में लूट के वक्त अग्रवाल परिवार की बहू और बच्चा भी था। गनीमत ये रही कि फायरिंग के वक्त वो बच गए। 4-5 लोग आए थे नीचे आके, नहीं उन्हें, मैं तो बगल में खड़ा था, बच्चा कुर्सी पे बैठा था और उससे चुप रहो गाली गलौज करने के साथ भी और गोली चलाई है और उन्होंने गल्ला खोलो पैसे दो क्या खाएं। वारदात के बाद अग्रवाल परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द ही लुटेरों को गिरफ्त में लेने की बात भी कह रही है। घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी ही हम इस घटना का पर्दाफाश कर लेंगे और मुलजिमों को कानून की हद तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, वारदात के बाद सांगानेर से कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा है ना, खुलेआम किस तरह से गुंडे बदमाशों के, चोर डकैतों के हौसले बुलंद है और मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, गुंडे बदमाशों को, कि इस तरह की अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी सांगानेर विधानसभा में बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी पुलिस भी मुस्तैद है, जो तुरंत यहाँ पे हादसा होते ही 5 मिनट के अंदर यहाँ पुलिस पहुँच गई और निश्चित तौर पर 1-2 दिन के अंदर इसका खुलासा होगा। बहरहाल राजधानी में खौफ के माहौल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी कच्चाधारी गैंग का आतंक दिखता है तो कभी धड़ल्ले से बदमाशों का लूट कर यूं फरार हो जाना। भले ही पुलिस लोगों को कितना भी भरोसा दिलाए, लेकिन सच तो यही है कि फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।